हेलो फ्रेंड्स, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना क्यों है और इसके बनने की शुरुआत कहाँ से हुई। आज की वीडियो में हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 1917 से, जिस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिक्लेरेशन किया था, जिसे मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन में उन्होंने ये कहा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की तैयारी कर रही है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती क्या है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, और दूसरा ये कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओगे कब तक। अगर बात करें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की, तो ये बेसिकली इंडियन पॉलिटी का ही टॉपिक है और इसे ठीक से समझने के लिए पार्लियामेंट, इलेक्शन, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे कुछ और टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। बट अभी के लिए बस आप इतना समझ लो कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी गवर्नमेंट वो पावर में तब तक ही रह सकती है जब तक कि वहाँ के रहने वाले लोग उसे पसंद कर रहे हैं। मतलब जब आप खुद की चुनी हुई सरकार को जब चाहे गिरा सकते हो या बना सकते हो, तो ऐसे सिस्टम को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम कहेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की तैयारी कर रही थी। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आखिर बनाएंगे कब तक। तो अगस्त डिक्लेरेशन में ये कहीं पर भी नहीं बताया गया था कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कब तक बनवाएंगे। मतलब अंग्रेजों ने ये से तो डिसाइड कर लिया था कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, लेकिन कब बनाई जाएगी शायद इसका पता उनको भी नहीं था। तो अब तक हमने ये देखा कि साल 1917 में जब हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे, तब उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक डिक्लेरेशन किया था कि इंडिया में आने वाले समय में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी या एक सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसे हम डोमिनियन स्टेटस भी कह सकते हैं। अब देखो, इन दोनों सिचुएशंस में अंतर ज़मीन और आसमान का है। ब्रिटिश कॉलोनी में अधिकार वायसराय और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का अधिकार था, वहीं उनकी दूसरी ओर कहना था कि इंडिया में इंडिया के लोगों द्वारा चुने गए सरकार का होना जरूरी है। पहले सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगना था और ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहना था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में या एडमिनिस्ट्रेशन में इंडिया के लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, भागीदारी, उसको बढ़ाया जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का पार्ट बनाया जाएगा। इसके साथ साथ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस को डेवलपमेंट किया जाएगा और इस तरह स्लोली इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ ले जाया जाएगा। अब हम एक टाइमलाइन के थ्रू समझेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप लिए गए थे इंडिया में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने को लेकर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 लाया गया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर्म रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एक्ट के जरिए काफ़ी सारे सुधार किए गए। भारतीय लोगों की ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सेदारी बढ़ाई गई। फॉर एग्जांपल, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडिया लोगों की संख्या 1 से बढ़ा के 3 कर दी गई थी। और इतना ही नहीं, फाइनेंस कमेटी जैसे इंपॉर्टेंट कमिटीज़ में इंडिया के लोगों को अब लिया जा रहा था, उन्हें पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा था। और इसके अलावा इस एक्ट में यह भी कहा गया था कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स को इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा, और ऐसा हुआ भी। साल 1920 में इंडिया के पहले डायरेक्ट इलेक्शन हुए, जिनके बेसिस पे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेजॉरिटी ऑफ सीट्स को फुल किया गया। इसी के साथ साथ इसी एक्ट में एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस बनाने की भी बात कही गई। इसी एक्ट में एक ये भी प्रोविज़न था कि इस एक्ट के लागू होने तक 10 साल बाद एक कमीशन बनाया जाएगा। मतलब 1929 में एक कमीशन बनाई जाएगी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के इम्पैक्ट को एनालाइज करेगी
और साथ ही साथ वो अपनी सारी रिकमेंडेशंस भी देगा कि इसमें क्या इम्प्रूव होना चाहिए। तय समय से 2 साल पहले ही यानी सन 1927 में इस कमीशन को सेटअप कर दिया गया था। इस कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे और इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, और उन्हीं के नाम पे इस कमीशन को कहा जाता है साइमन कमीशन। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन इंडिया में आया और जाके मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश कर दी। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस साइमन कमीशन रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस किए, जहां पर इंडिया के पॉलिटिकल लीडर, इनके साथ साथ प्रिंसली स्टेट्स के प्रिंसेस और बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के लोगों को बुलाया गया। पहली राउंड टेबल हुई सन 1930 से 19 जनवरी सन 1931 तक। सेकेंड राउंड टेबल स्टार्ट हुई थी 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक, और थर्ड राउंड टेबल स्टार्ट हुई थी 1932 के नवंबर से। अब इसके बाद क्या हुआ, 1934 में एमएन रॉय साहब ने कहा कि देखो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने के बारे में तो आप सोच रहे हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, बट हर एक गवर्नमेंट का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसके द्वारा उस कंट्री को चलाया जाता है, और गवर्नमेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही काम करना होता है। तो जो आप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात कर रहे हो, उसको भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों ना पहले एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करे। तो कहने का मतलब 1934 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया गया। अच्छा, वापस से हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे चलते हैं। जो 1930 से 1932 के बीच 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उनके बेस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक नया एक्ट लाया गया जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंसेस को ऑटोनॉमस बना दिया गया था और प्रोविंसेस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने गोल जो उसने सेट किया था उसके काफ़ी करीब आ चुकी थी। उन्होंने बोला था कि पूरे देश में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी है, तो उसकी शुरुआत वो ऑलरेडी कर चुके थे। तो इस एक्ट के ज़रिए एटलीस्ट उन्होंने प्रोविंस को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दिया था और ऑटोनॉमस गवर्नमेंट बना दिया था। और इसी के साथ साथ ज़्यादा लोगों को वोटिंग राइट्स भी दिए गए थे। अराउंड 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के पास वोटिंग राइट्स आ गए थे, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा था। तो इसके बाद सन 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड की, और जाके 1938 में इसी डिमांड को एक स्टेप और आगे ले गया। नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ में एक डिमांड की। उन्होंने कहा कि देखो, बात हो रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो हमें चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों को दी जाए। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ इंडियंस का ही रोल होगा। साल 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अगस्त ऑफर दिया गया, जिसे अगस्त ऑफर 1940 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जो नेहरू जी की डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये था इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो। इस वीडियो ने हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शुरू किया, जो कि 1917 से 1940 के बीच हुई सारी चीज़ों को हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को कंप्लीट कर देंगे और क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए उसको कंप्लीट कर देंगे, और साथ ही साथ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी बहुत सारी डिटेल्स कवर कर लेंगे। एक साथ मिलके हम पूरी पॉलिटी सीरीज कंप्लीट कर देंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शिवेंद्र राजपूत साइनिंग आउट।